हेलो बच्चों। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? है ना? तो बच्चे आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और आराम से आप इसको समझना, क्योंकि ये चैप्टर है ना बेटा, क्लास 10th में तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन आप 11th-12th में भी जाओगे तो इसके कंसेप्ट आपको वहाँ इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से बेटा समझेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर क्वेश्चन भी बहुत है, बहुत सारे वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छा है तो एप्लीकेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चलो बच्चे, इस चैप्टर को पहले समझने के लिए इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आपको चैप्टर से दिलचस्पी बनेगी। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, रेने डेस्कार्ट्स, RENEDESCARTES। बेटे याद रखना, रेने डेस्कार्ट्स फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, और ड्यूरिंग अर्ली 17th सेंचुरी, ठीक है 17th सेंचुरी था उसका अर्ली पीरियड। ठीक है, अर्ली पीरियड आप सोच सकते हो, स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है, ठीक है ना, उस पीरियड में इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग किया। मतलब आप इस पीरियड के बारे में तुम सोचोगे तो अर्ली पीरियड क्या होगा। ठीक है, आप 1600 से लेकर के 1650 के बीच में इनकी वर्किंग, ठीक है, इस टॉपिक के लिए रहा। ध्यान से सुनो, हम जिसके नाम पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो रेने डेस्कार्ट्स फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट डेवलप किया। उन्होंने ज्योमेट्री को मॉडिफाई किया। कैसे ज्योमेट्री को मॉडिफाई किया, ध्यान से सुनिए आप। ज्योमेट्री के अंदर उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा इस्तेमाल किया। मतलब अलजेब्रा को अप्लाई किया ज्योमेट्री के अंदर। ध्यान से सुनो, ठीक है। तो अलजेब्रा को उन्होंने ज्योमेट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करके एक नया टॉपिक डेवलप किया, ठीक है, जिसका एक पार्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बाय द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर उन्होंने क्या कंसेप्ट बताया कि सपोज करो कि आपके पास प्लेन, ठीक है, प्लेन वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब प्लेन वर्ड आपके सामने है तो ऑब्वियस है कि, ठीक है, जहाँ पर आपका राइटिंग बोर्ड है ये भी आपका प्लेन है बच्चे, ये भी आपका प्लेन सरफेस है। तो किसी भी प्लेन सरफेस पर उन्होंने किसी भी पॉइंट को, जैसे कोई भी पॉइंट है बच्चे, उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने XY सिंबल इंट्रोड्यूस किया, X, Y, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। और उस कोऑर्डिनेट से, ठीक है, उन्होंने क्या है, उस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया। तो कहने का मतलब है रेने डेस्कार्ट्स ने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हाउ अलजेब्रा कैन हेल्प ज्योमेट्री, ठीक है, अलजेब्रा ज्योमेट्री को कैसे हेल्प करेगा, और विद द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट को अगर हम लोकेट करके हम रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट बेटा उनके नाम से शुरू होता है, रेने डेस्कार्ट्स। क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा ना? तो इस चैप्टर को आपको समझने के लिए आपको प्लेन समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने प्लेन बोला ना, आपके दिमाग में बेटा कार्टेशियन प्लेन आ रहा होगा, जो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। तो अब शुरू करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। इसकी वर्किंग आप नहीं समझोगे तो फिर आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। तो बच्चे हम शुरू करते हैं कार्टेशियन प्लेन। जल्दी जल्दी आप इसको समझें कि दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। आप सोचो कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको दो लाइन है, ध्यान दो। दिस इज XO X डैश, ठीक है, यहाँ पर YO Y डैश, ठीक है। ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एट O, ठीक है, ये दोनों लाइन O पर परपेंडिकुलर होता है। और जो पॉइंट O है बेटा, आपको इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 लेते हो, y की वैल्यू भी 0 लेते हो, x बराबर 0, y बराबर 0। मैंने पहले बता दिया, इस चैप्टर के अंदर आप कोऑर्डिनेट बोलोगे। कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब है आप किसी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए आप बातें करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ओरिजिन बोलते हो, ओरिजिन खुद अपने आप में एक पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू आप 0 लेते हैं और y की वैल्यू 0 लेते हैं। तो ओरिजिन को हम डिफाइन करते हैं 0,0। ये 0,0 एक ऑर्डर पेयर भी है, राइट।
0,0 एक ऑर्डर पेयर है और हम इसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, जिसमें पहला वैल्यू x के लिए डिफाइन होता है और दूसरा वैल्यू y के लिए डिफाइन होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए, आपको मैंने बोला x o x डैश क्या है, x एक्सिस, y o y डैश आपको y एक्सिस। ठीक है, इस तरह से दोनों लाइन को x एक्सिस और y एक्सिस डिफाइन किया गया और वो आपको ओरिजिन है। ठीक, सामने आप देख रहे हो ये चार जो पार्ट है, अलग अलग जो चार पार्ट है, इनको मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे एक नाम दिया गया क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया गया बेटा? क्वाड्रेंट। ये आपको क्वाड्रेंट वर्ड आपको बोला गया कि आपका जो पॉइंट है इन चारों स्पेस में कहीं भी हो सकता है। अब मैं बार बार बता रहा हूँ पॉइंट, तो याद रखना कभी भी पॉइंट को आप डिफाइन करो, जैसे पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है, तो इसकी पोजीशन डिफाइन होगी किससे? कोऑर्डिनेट से। और कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होते हैं? एक्स वैल्यू भी होती है और वाई वैल्यू भी होगी। मेरी बात समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब ध्यान से सुनो। आप बोलोगे कि सर पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन पॉइंट आपको एक्सिस पर भी होगा। अब सोचो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, अब पॉइंट है, तो एक चीज़ आपको बेसिक याद रखना है बेटा कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिसाइड की जाती है, विद रेफरेंस, मतलब वो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट है। अगर आपका पॉइंट यहाँ पर है, सोचो आपका पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, आपको पोजीशन P है, तो इसका मतलब है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि दिस डिस्टेंस, ठीक है, दिस मच डिस्टेंस वी आर कवरिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, आप एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हो ना। उसी तरह से आपका पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, यहाँ पर हो सकता है वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, और यहाँ भी हो सकता है वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड है। ठीक है बेटा, अब चलो यहाँ पर मान लो कि आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है, ए पॉइंट है और इसको तुम सपोज करो कि 3,4 डिफाइन करते हो। तुमने बोला कि सर ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोऑर्डिनेट? इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। आप इस ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मान लो कि आपका परपेंडिकुलर है ए एन, और उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर मैंने बोला, सपोज करो कि दिस इज ए एम, ठीक है, परपेंडिकुलर हमने बोला। तो बच्चे जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो ध्यान से सुनो, ओरिजिन से एन, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट के बीच में जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड 3 यूनिट। याद रखना, दिस लेंथ इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, कितना यूनिट? 3 यूनिट। और बच्चे ध्यान से सुनो, 4 आप देखो, यहाँ से लेकर के एम तक, ओरिजिन से एम तक डिस्टेंस क्या होगा आपको? 4 यूनिट होगा। तो आपने क्या देखा? एक आप पोजीशन आप डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब है आप 3 यूनिट एक्स एक्सिस पर मूव करोगे और वहाँ से फिर 4 यूनिट अलोंग पॉजिटिव वाई पर मूव करोगे, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में मूव करोगे, आप वहाँ पर पहुँचोगे। तो ये पोजीशन था बेटा ए का, जिसको डिफाइन करने के लिए 3,4 रिस्पॉन्सिबल है। और बच्चे यहाँ पर तुम देखो, ध्यान से सुनो कि आप देखो, हमने पूछा ओ से एन, ठीक है, ए इसका लेंथ क्या होगा? आप बोलोगे 3, आप 3 यूनिट बोल सकते हो और आपको 4 यूनिट। आप याद रखना, वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू है जो 3, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा। और जो y की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑर्डिनेट। इस तरह से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, एब्सिसा भी होता है और ऑर्डिनेट भी होता है ना बच्चे? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और आपको यहाँ पर समझ लेना बेटा कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन कैसे डिफाइन किया जाता है। अब देखो 3,4 पर पहुँचने का क्या मतलब तरीका है, आप कैसे वहाँ पर पहुँचोगे? आप यहाँ से सीधे ऐसे नहीं जा सकते। आपने देखा कि पहले आप एलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हो, उसके बाद वहाँ से बेटा एलोंग वाई एक्सिस मूव करोगे। अब एलोंग एक्स एक्सिस मूव करोगे तो खुद सोचो, आप पॉजिटिव एक्स में भी जा सकते हो, नेगेटिव एक्स में भी जा सकते हो। एलोंग वाई मूव करोगे तो इसका मतलब ओरिजिन से आप ऊपर भी जा सकते हो, ओरिजिन से नीचे भी जा सकते हो, है ना? इसका कंसेप्ट आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपको इस चैप्टर को बहुत मतलब आप इंजॉय करके पढ़ोगे, और इसके अंदर आपको कम से कम इस वर्ड से कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। क्लियर मेरी बात समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेटा कोऑर्डिनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। और ध्यान से सुनना, मैं बार बार बता रहा हूँ,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा इन ज्योमेट्री, है ना, बहुत कम बच्चे को मालूम होता है और बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो ये याद रखना कि रेने डेस्कार्ट्स ने जो इंट्रोड्यूस किया कि हम इसमें अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम पॉइंट को डिफाइन करेंगे। अब बच्चे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर 3 सेक्शंस है। तो आज की क्लास हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ठीक है, और उसके द्वारा हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। दोबारा मैंने आपको यहाँ पर प्लेन बनाया, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है ना, ओरिजिन है, ठीक है। आप देखो बच्चे, सपोज करो कि इस प्लेन में 2 पॉइंट मैंने ले लिया। सपोज करो कि यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है ना। पॉइंट हमने ए डिफाइन किया और बी भी डिफाइन किया। अब जब पॉइंट तुम ले लोगे तो ऑब्वियस है कि इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 आपने ले लिया। क्लियर? अब बच्चों क्या करो, थोड़ा सा सोचो। हमें बोला गया कि ए से बी निकालने के लिए, ठीक है, आप ए से बी निकालोगे, मतलब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर एक वर्किंग करते हैं, पहले आप ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, बी पॉइंट से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो। चलो मैंने यहाँ एम और एन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और एक कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप पहले इसकी एक एक्टिविटी की तरह से समझो। अब यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब बच्चे यहाँ से देखो ए पॉइंट से, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो ए पी। तो ए पी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो ओरिजिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था आपको कि ओरिजिन के हेल्प से हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं। रेफरेंस टू जो मैंने बोला था ना अभी, किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए ओरिजिन का रोल बहुत है। अब तुम देखो ए पॉइंट है x1 y1, इसका मतलब है कि O से M तक x1, इस डिस्टेंस को आप x1 यूनिट लोगे और बच्चे A से M इस डिस्टेंस को आप y1 लोगे। उसी तरह से देखो दिस इज बी पॉइंट इज x2 y2, तो यहाँ ओरिजिन से n तक x2 यूनिट लोगे और यहाँ पर बच्चे आप लोगे y2 यूनिट। आपने देखा कि किस तरह से x1 x2 को आप मेजर कर रहे हो, y1 और y2 को मेजर कर रहे हो। इससे क्या होगा, साफ दिख रहा बच्चे कि अगर मैं बोलूँगा mn, आप mn लेंथ को निकालो mn, तो mn का मतलब है on माइनस om, क्यों बच्चे on माइनस om करेंगे तो मतलब आप x2 माइनस x1, ठीक है। उसी तरह से आप देखें दिस लेंथ इज योर y1, ठीक है, am लेंथ आपको y1 है बच्चे और यहाँ से bn तुम्हारा क्या y2 है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं bp बोलूँ बच्चों कि आप bp निकालिए, देखिए bp कैसे निकालेंगे, यहाँ से bn है, bn माइनस, ठीक है, bn में आप माइनस करेंगे क्या pn, और बच्चे लेंथ ऑफ pn का लेंथ और am का लेंथ इक्वल है ना, तो उस हिसाब से bn का लेंथ कितना हुआ y2 माइनस y1। तो बच्चे हमने mn x2 माइनस x1 लिया। अब x2 माइनस x1 mn लोगे तो mn का लेंथ और ap का लेंथ भी बराबर होगा, देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 करोगे और यहाँ पर आपका हो गया y2 माइनस y1। बच्चे इस ट्रायंगल को आराम से देखो, आपको सब समझ में आ रहा होगा कि सर दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चे आप लेंगे इन ट्रायंगल APB आपको राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि दिस इज 90 डिग्री। ऑब्वियस है पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे हम लोग। तो बच्चे हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस आपको PB स्क्वायर। समझे बच्चे, वैल्यू आपने निकाल रखा है। तो देखिए यहाँ पर AP PB सारा वैल्यू आपने निकाला है, ठीक है। तो AP की जगह पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका AB निकला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चे इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स में डिस्टेंस फार्मूला, और जिसके द्वारा हम 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो जो आंसर आएगा ना बच्चे उसके आगे यूनिट जरूर लिखा करें, है ना। केवल फिगर मतलब लिखें,
मैक्सिमम बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं, लिख करके यूनिट्स लिखें, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। आप 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो तो भी आपको यूनिट्स डिफाइन करने होंगे, राइट। यूनिट्स आपको लिखना होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज करो कि आपको मैंने बोला पॉइंट ए है 2,3, एक पॉइंट बी है आपको 4,5। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि सर हम x1 y1 किसको लें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले सकते हो, दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है, अलजबरा के अंदर आपको मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे और b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ है, उसमें अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूँ बेटा कि आप फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें। उसी तरह से यहाँ बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखें या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो अब ए बी है, ए और बी आपके सामने है, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस ए बी होगा, ये तो मालूम है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन में क्या फिगर बना रहे हो, लेकिन समझो ए और बी 2 पॉइंट है, तो इसी तरह से आपको ए और बी का लोकेशन होगा, कहीं ना कहीं पोजीशन होगा, और उसके बीच में आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो रूट अंडर। अब अगर आप बोलते हो सर हम x1 y1 x2 y2 लेंगे, ठीक है, और तुम x1 माइनस x2, तो आप देखते जाओ और फिगर लिखते जाओ, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तो होगा। कैलकुलेशन अब करो, 2 माइनस 4 आपको -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 प्लस 4 आपका 8 हुआ। आप 8 को आप सिंप्लीफाई करोगे, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या होगा 2√2, है ना। और बच्चे देखो मैंने बोला था यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो डिस्टेंस फार्मूला के बेस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की वर्किंग करनी है, और उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। तो पहले आज डिस्टेंस फार्मूला से कुछ क्वेश्चन मैं बनाता हूं और ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक को पहले फॉलो करेंगे, तो 7.1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आप डिस्टेंस फार्मूला चला सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको पहले शुरू करता हूँ, शुरू करें, चलिए। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 4,3 5,1 और 1,9। देखिए बच्चे 3 पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं और आपसे बोला जा रहा है कोलिनियर, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये प्रूव करना है। अब सोचो, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाना नहीं, लेकिन कोलिनियर समझना है बेटा कि कोलिनियर का क्या मतलब है। अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, ठीक है, मतलब तीनों पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, तो आप बोलोगे कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, राइट। क्लियर हो गया। अब देखो, खुद सोचो कि मान लो कि इन तीनों पॉइंट को मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है। आप सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। लेट फर्स्ट पॉइंट को तुमने ए बोला 4,5, सेकेंड पॉइंट को तुम बी डिफाइन करो 5,1 और सी पॉइंट डिफाइन करो 1,9। पहले पॉइंट को आप डिफाइन करो इस तरह से, राइट, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए पॉइंट डिफाइन होना जरूरी है, राइट, कि पॉइंट का लोकेशन कहां पर है। अब बच्चे सुनो, आप कोलिनियर प्रूव कर रहे हो कि तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं है। कहने का मतलब इस तरह का सिचुएशन है कि अगर मान के चलो कि 3 पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से तीनों पॉइंट से आपको लाइन पास करना चाहिए। दिस इज द केस ऑफ कोलिनियर। तो आप क्या करो कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसके बीच में डिस्टेंस निकालो। तो देखो यहाँ पर 3 फार्मूला चलेंगे। पहले हम a to b निकालेंगे, ए बी, सो रूट अंडर, देखो ध्यान देना, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपका 1 होगा, 4 का होल स्क्वायर 16, तो आंसर आपका होगा रूट 17, है ना बच्चे। यहाँ पर रूट 17 यूनिट्स हो गया। फटाफट आप BC बनाएं, है ना। क्वेश्चन बनाएंगे तो धीरे धीरे फार्मूला आपको आराम से लगाने आ जाएगा। 5 माइनस 1, तो आप लिखें 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर, है वही फार्मूला है। आप x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोल रहे हैं। कैलकुलेशन कीजिए, 4 का होल स्क्वायर 16, क्या बच्चे 16 हो गया, प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर 64, तो बच्चे आपका ऐड करेंगे 6 4 10, दिस इज 80। तो आप इसको अगर आगे फैक्टराइज करोगे तो 80 को 16 इंटू 5 करोगे तो 16 का आंसर होगा 4 √5, ठीक है।
4/5 यूनिट्स आ रहा है BC। अब क्या बच गया AC, राइट। तो अब AC निकालते हैं, मतलब A और C के बीच में वही फॉर्मूला देखिए, x1 y1 x2 y2 दिख रहा है। सो रूट अंडर 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करें फटाफट। 4 - 1 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 5 - 9 - 4 का होल स्क्वायर 16, क्या हुआ 25। 25 का होगा 5 यूनिट्स। अब आप देखें AB BC AC तीनों का लेंथ आपने निकाल दिया। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सोचें कि AB रूट 17 है ना। अब रूट 17 के आसपास अगर कोई फिगर आपको याद है, जैसे रूट 16 अगर होता तो 4 बोलते हैं ना, तो इसकी वैल्यू 4 से थोड़ा सा बड़ी होगी, है ना, गेस कीजिए। उसी तरह से 4 रूट 5 इसकी वैल्यू तो ऑब्वियस है कि इससे बड़ी ही है ना, ठीक है। चलिए, मतलब रूट 5 की वैल्यू अगर आप निकालोगे भी तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर पता चलेगा, ठीक है। तो आप एजम्पशन, ठीक है, आप गेस कर रहे हो। उसी तरह से आपके पास AC आ रहा है, AC आपके पास 5 आ रहा है। आप देख रहे हो ना कि सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या है, BC है। यहाँ पर तीनों फिगर में सबसे बड़ी वैल्यू आपको BC है ना, BC, राइट। और यहाँ पर आपको ABC है, 4 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पर आपको 5 है। तो अब बताओ कि अगर मानो कि आपके पास AB है, आपके पास BC निकला, आपके पास AC निकला। मैंने क्या बोला, कोलिनियर का मतलब है कि आप दो लाइन सेगमेंट, इन तीनों में कोई भी 2 लाइन सेगमेंट का लेंथ का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तीसरे से बराबर होना चाहिए। कोलिनियर के केस में बड़ा नहीं, बराबर होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर कि तुम बोलते हो कि सर BC है, सबसे बड़ा A ही है। तो अगर BC है तो अब देखो कि BC क्या AC प्लस AB हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, BC आपको AC प्लस AB नहीं हो रहा है। अगर BC AC प्लस AB होता ना तो डेफिनेटली कि क्या होता, कोलिनियर होता। कोलिनियर होने के लिए बच्चे याद रखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जब चलाएंगे तो कोई भी 2 लाइन सेगमेंट का सम तीसरे के यस बराबर होना चाहिए, बराबर, तभी केस कोलिनियर है। अब देखिए, मान लो कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर B लो, यहाँ पर C लो, यहाँ पर A। इस फिगर को देखो, सोचो, B से C BC लेंथ, B से A BA लेंथ, A से C AC लेंथ, ठीक है। BA पार्ट और AC पार्ट को जब ऐड करोगे तो BC होगा ना बच्चे। तो इस तरह का सिचुएशन आपको क्या है, कोलिनियर कहलाता है। अब आप देखो, यहाँ पर BAC भी हो सकता है। ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं कि एक जगह पर B है, नहीं समझे मेरी बात। ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको यहाँ पर A आ रहा है, यहाँ पर C आ रहा है, यहाँ पर आपको B आ रहा है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, AB प्लस BC क्या होगा बच्चे, AC होगा। इस केस को भी क्या बोलते हैं, कोलिनियर केस। तीनों पॉइंट आपको लाइन में है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको C आए, यहाँ पर जैसे A है ना, यहाँ पर आपने B बोला, यहाँ पर भी C पॉइंट हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब है A है, यहाँ पर B ले लो, यहाँ पर तुम C पॉइंट लोगे तो क्या बनेगा, AC प्लस CB बराबर AB। तो इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को जब बनाते हो तो चूंकि आपको फिगर नहीं बनाते हो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से फिगर नहीं बना रहे हो, ग्राफ नहीं बना रहे हो, आप सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला चला रहे हो। तो अब जब कैलकुलेशन करोगे बेटा तो ये ऐसे 3 में से कोई भी सिचुएशन हो सकता है, राइट। मतलब AB प्लस BC बराबर AC या AB प्लस AC बराबर BC निकल जाए, या AC प्लस CB बराबर AB निकल जाए, ठीक है। तो वो कोलिनियर केस है। अगर नहीं निकलता तो कोलिनियर केस नहीं है, जिसमें आपको प्रूव हुआ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं था। समझ में आ गया मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन चले बेटा इसको। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन से बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ध्यान से सुनिए, हर एक क्वेश्चन का ना लैंग्वेज आप देखो, ठीक है। फार्मूला तो आपको हर एक जगह आपको डिस्टेंस फार्मूला चलाना है, क्योंकि 7.1 बेस हम काम कर रहे हैं। और आपको बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है ना, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। 7.1 का एक क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है ना। बहुत सारे बच्चे इसको पहली बात क्वेश्चन को समझते नहीं है। पहले भी इसके बारे में वर्किंग करो। तुम पढ़ रहे हो कार्टेशियन प्लेन, बार बार मैं कार्टेशियन प्लेन लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि फिगर आपके दिमाग में एक बार चला जाए, ठीक है। आपने कार्टेशियन प्लेन लिखा,
अब देखो बेटा, दिस इज योर एक्स एक्सिस। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, अगर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा ना। क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना बच्चे। मतलब अगर आप यहाँ पर भी पॉइंट लिखोगे, यहाँ कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट आप x,0 बोलोगे। अगर आपको मालूम नहीं तो x,0 बोलोगे, क्योंकि x इज अननोन। यहाँ भी अगर वो पॉइंट होगा तो उसको आप x,0 बोलोगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी अगर एक्स एक्सिस का जिक्र हो कि आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है तो पहले उस पॉइंट को x,0 लेना। क्लियर हो गया? सपोज करो कि आपने एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लिया। अब देखिए 2 पॉइंट है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं बोला फिगर जरूरी नहीं है, लेकिन अभी आज का पहला क्लास है तो आप समझो। 2,-5, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -5। हाँ, एक्स की वैल्यू 2 इधर होगा, राइट, पॉजिटिव एक्स, वाई की वैल्यू -5 इधर होगा। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया 2,-5। दिस इज -2,9, एक्स की वैल्यू -2 है, इधर है, और वाई की वैल्यू 9 है, ठीक है, ऊपर होगा। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया -2,9। अब आप समझो कि आपको क्या बोला है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट का डिस्टेंस 2,-5 से और इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको -2,9 से बराबर है। मैं इस क्वेश्चन को फिगर से समझा रहा हूँ, अब फिगर से समझो। और कभी भी क्वेश्चन आएगा ना बेटा, उसको पहले इमेज बनाओ दिमाग में, क्योंकि मोस्टली क्या है, हम फार्मूला गलत तरीके से लेकर के क्वेश्चन खराब करते हैं। तो जब इस तरह की वर्किंग आपके दिमाग में है, ठीक है ना, समझने के लिए हमने फिगर बनाया, तो आप इसको वर्किंग क्या करोगे कि पहले लेट पॉइंट ए ले लिया तुमने x,0, ए आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट है। पॉइंट बी ले लो, सेकंड पॉइंट 2,-5। पॉइंट सी ले लिया आपने -2,9। तो बच्चे तीनों पॉइंट आपने डिफाइन कर दिया। अब एज पर द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, ए टू बी, ए बी बराबर ए सी। देखिए इसी लाइन को समझें, आप ए बी बराबर ए सी लेंगे, ठीक है। ए बी बराबर ए सी क्यों लेंगे, क्योंकि ए पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस का, इससे डिस्टेंस वो इक्वल है इस पॉइंट का, इस पॉइंट से डिस्टेंस। अगर आपने इसको सही ढंग से लिखा तो फिर कैलकुलेशन करना आसान है। ए बी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला चलाइए। ए और बी देखिए आपको सामने है, सो देखिए मैं ले रहा हूँ x-2 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए 0 माइनस माइनस प्लस होगा तो 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर ए सी का मतलब ए टू सी, ठीक है। तो x माइनस माइनस प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला चला दो। अब ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस बेस्ड फार्मूला बनाओगे, अक्सर क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन का प्रोसेस यहाँ पर शुरू होगा, और बड़ा कॉमन प्रोसेस है। रूट को हटाना है तो याद रखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा बेटा, आपका रूट आपको खत्म होगा। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, रूट हटा। अब रूट हटाने के बाद अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ बोलिए फटाफट। तो बच्चे आपका होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5, 0 + 5 है ना, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर, तो 25 ले लेते हैं, बराबर यहाँ पर आपका है x + 2 का होल स्क्वायर, और बच्चे यहाँ पर 0 - 9 तो आपका 81, क्योंकि -9 का होल स्क्वायर 81 होगा। बेसिक फार्मूला है, अलजेब्रा का फार्मूला तो चलेगा ही। तो a - b का होल स्क्वायर करें, x² - 4x + 4 + 25 बराबर x² + 4x + 4 + 81। इसको सॉल्व करेंगे, x² कैंसिल होगा, दोनों तरफ कैंसिल करें। अब देखें यहाँ पर -4x है, -4x 25 और 4 को ऐड करेंगे तो 29 बराबर यहाँ पर आपका 4x है प्लस 85, 81 और 4। बच्चे इस 4x को इधर ले आएँ, 29 को उधर ले जाएँ, तो 4x जब इधर लाएंगे तो क्या होगा बच्चे, -4x बराबर 85 - 29, ठीक है। सो -8x बराबर व्हाट इज दिस, 85 - 29 तो हो जाएगा आपका 56। तो x बराबर आपका 56 बाई -8, -7 हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आंसर लिख देते हैं। आंसर इस तरह से नहीं लिखना बेटा, आप खुद सोचो। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, आपको पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोला था लिखने के लिए, समझे बच्चे। तो आपने यहाँ पर x निकाला, इसी की हेल्प से आप लिखे हेडिंग देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आपका हो गया क्या, पॉइंट है x,0, तो आप लिखेंगे -7,0। दिस इज आंसर, राइट। इसी तरह से कोई क्वेश्चन हो
और वहां पर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस लेना है कि वाई एक्सिस का पॉइंट निकालें। वाई एक्सिस का पॉइंट का मतलब अब उस क्वेश्चन में याद रखेंगे 0, y पॉइंट लेंगे वाई एक्सिस का। बाकी वर्किंग आपको उसी तरह से करना जिस तरह से आपने किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए, चला आगे। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। लिखिए फटाफट, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आपको निकालना है सच दैट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। अब देखो यहां पर एक टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, समझो। पहले आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। आप क्लास 9th के अंदर आपने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आपको याद है ax + by + c = 0, ठीक है। ये आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और ऑब्वियस इस तरह से आप क्या बनाते हो? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाते हो। कहने का मतलब है एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन पूछ रहा है, तो बच्चे आपको एक्स और वाई के बीच में आपको क्या बनाना होगा? लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। जैसे मान लो कि x बराबर आपका 3y आ सकता है, x + y = 0 हो सकता है, 2x + 3y = 10 आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ये निकालना है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन में, क्या गिवन है समझे। इस पॉइंट का इस दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। इसको आप ध्यान से पढ़ें या समझे पहले। तो अगर मान लो कि ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि सर इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, तो पहले आप एज्यूम करेंगे लेट a बराबर आपको x, y, b बराबर आप लेंगे 3,6, c लेंगे आपको -3,4। यही तो होगा। अब मैंने क्या वर्किंग बताया कि आप यहां पर पहले समझे, सिंस एज पर द क्वेश्चन ए बी बराबर ए सी, ए का डिस्टेंस बी से ए बी हुआ, ए का डिस्टेंस सी से ए सी हुआ। अगर ए बी बराबर ए सी आपने लिखा और उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे आपने चलाया था अभी वैसे क्वेश्चन बनाओगे तो बिल्कुल बनेगा। गलती क्या होती है, हम अगर मान लो कि समझते नहीं है और ए बी बराबर गलती से हमने बी सी लिख दिया, ये तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं बेटा। आपका क्वेश्चन में ए पॉइंट की डिस्टेंस बी और सी से बराबर है, तो ए बी बराबर ए सी लेंगे, ए बी बराबर बी सी नहीं लेंगे। समझ में आ गया मेरी बात। ऐसे चीज़ों से सावधान रहना है। बाकी आपको डिस्टेंस बेस्ड फार्मूला में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैंने बोला ना कि इसमें वैरायटी बहुत है। अब बच्चे इसलिए चैप्टर 7 में आपको परेशान रहते हैं। अब वैरायटी जो क्वेश्चंस है ना वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, तो मैं फटाफट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में फटाफट बताता हूं, जल्दी से आप उसको एक चार्ट बना लीजिए। पहले मुझे बताइए, पहला फिगर डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन में स्क्वायर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे चलाएंगे मालूम है ना। स्क्वायर के अंदर चारों साइड का लेंथ बराबर होगा, चारों साइड का लेंथ बराबर होगा, चारों साइड का लेंथ बराबर होगा और डायगोनल का लेंथ भी बराबर होगा। बाकी प्रॉपर्टीज मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग बेटा डिस्टेंस बेस्ड फार्मूला पढ़ रहे हैं, राइट। किसी भी क्वेश्चन में अगर स्क्वायर आ रहा है, चारों पॉइंट गिवन है, तो बच्चे चारों साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए और साथ साथ आपको डायगोनल का लेंथ भी बराबर होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। क्लियर है। दूसरा फिगर, ठीक है, रेक्टेंगल। किसी भी फिगर में अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, किसी भी फिगर में रेक्टेंगल प्रूव करना है, बच्चे अपोजिट साइड का लेंथ बराबर करेंगे, अपोजिट साइड का लेंथ बराबर करेंगे, अपोजिट साइड का लेंथ बराबर करेंगे और साथ साथ डायगोनल का लेंथ भी बराबर होगा, डायगोनल का लेंथ भी बराबर होगा। क्लियर है। तीसरा, थर्ड केस है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर बच्चे क्या है, अपोजिट साइड का लेंथ तो बराबर होगा, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल और इसमें ये प्रॉपर्टीज कॉमन है। लेकिन अगली जो बात मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, अगर आप पैरेललोग्राम प्रूव करोगे तो डायगोनल का लेंथ बराबर नहीं होना चाहिए, डायगोनल का लेंथ बराबर नहीं होना चाहिए। तो याद रखें, कभी भी क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट कि ये फिगर आपको पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है, तो इसका मतलब है जो पैरेललोग्राम होगा उसमें डायगोनल का लेंथ बराबर नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल का लेंथ बराबर होगा तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर है। फोर्थ, रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस के अंदर क्या होता है बच्चे, चारों साइड का लेंथ बराबर होता है, ठीक है।
जिस तरह से स्क्वायर में चारों साइड का लेंथ बराबर होता है, यहाँ भी चारों साइड का लेंथ बराबर होगा, लेकिन डायगोनल का लेंथ आपको बराबर नहीं होना चाहिए। डायगोनल का लेंथ अगर बराबर होगा तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? यस, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके बेस पर आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। और यहाँ पर बेटा मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर क्वेश्चन बड़ा लेंथी आया था। बेटा वही डिस्टेंस फॉर्मूला उसी को अप्लाई करना है। मैंने पहले बोला था कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अलजबरा को ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप हेल्प लोगे। अलजबरा कैसे हेल्प कर रहा है आपने देखा। तो आप ज्योमेट्रिकल फिगर का प्रॉपर्टीज याद रखें, राइट। चले आगे, चलते आगे। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कि आपको पॉइंट देगा 3 पॉइंट, ठीक है। आपको पास क्वेश्चन में 3 पॉइंट आपको गिवन है ABC। आपको पेपर में पूछा कि ये ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस है, आपको मालूम होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बच्चे आप AB BC AC तीनों का लेंथ निकालेंगे, लेकिन आपको 2 साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए। 2 साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए। क्लियर रहेगा? आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। एक ही फार्मूला से आप तरह तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। चला आगे। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन अगर आएगा तो बच्चे आप उसी तरह से वर्किंग करेंगे। आप ट्रायंगल बनाएंगे, ABC लेंगे, और आपने देखा कि तीनों साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला चलाएंगे, लेंथ आप निकालेंगे, और अगर AB बराबर BC बराबर AC होगा तो क्या होगा, इक्विलैटरल है। चला आगे। उसी तरह से अगर मान लो कि आप राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनिए, अगर इस तरह का फिगर बन रहा है और आपको बोला जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूव कीजिए, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री को आप डिफाइन करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम कब प्रूव होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इस फिगर के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं ना। मतलब पाइथागोरस के लिए ट्रायंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर, कोई भी एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर अगर होगा तो बच्चे वो पाइथागोरस है, ठीक। कभी कभी क्या है कि आपके क्वेश्चन में, ठीक है, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलता है। मतलब अगर सपोज करो कि ट्रायंगल है ABC और आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो उसमें क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ 90 डिग्री प्रूव करना है तो इसके लिए तो पाइथागोरस प्रूव होना चाहिए। अब खुद देखो 90 डिग्री के लिए पाइथागोरस प्रूव होना चाहिए। मतलब AC स्क्वायर बराबर आप लिखोगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों? और अगर इसको आप आइसोसेलेस प्रूव करोगे तो AB और BC भी बराबर करना होगा, क्योंकि 2 साइड आप बराबर करोगे। अब कभी भी आप AB BC को AC के बराबर तो नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि AC इज लॉन्गेस्ट वन। AC आपको तीनों में सबसे बड़ा साइड होता है, राइट। एक छोटा सा और चीज भी हम बताते हैं कि मान लो कि आपके पास क्वेश्चन बना रहे हो, एक सर्कल का टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, बोल देगा कि एक सर्कल है और सर्कल में आप सेंटर निकाले। अच्छा, सर्कल में सेंटर निकाले तो डेफिनेट है कि सेंटर को सपोज करना पड़ेगा। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी पॉइंट को डिफाइन कौन करता है, किसी पॉइंट को डिफाइन उसका कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, क्योंकि वो पॉइंट आपको 2D प्लेन का पॉइंट है, कार्टेशियन प्लेन का पार्ट है। तो आप सबसे पहले सेंटर को x, y डिफाइन करोगे ना, ये उसका कोऑर्डिनेट है। अब मान लो कि बोलेगा कि सर्कल इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, इसका मतलब है कि सर्कल के बाउंड्री पर 3 पॉइंट को लोकेट करो, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ठीक है। अब खुद सोचो, मुझे x और y निकालना है, x और y निकलेगा, इसका मतलब है कि x और y के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करोगे, अलजेब्रा के हिसाब से रिलेशनशिप डेवलप करोगे, उसके बाद सॉल्व करने के बाद x और y निकलेगा। यहां पर बेसिक क्या है, आप O से A, देखो आपको O पॉइंट मालूम है, A पॉइंट मालूम है, O से A निकालो, OA डिस्टेंस, O से B OB निकालो, O से C OC निकालो, है। तो जब OA निकाला, OB निकाला, OC निकाला, तुमको मालूम है तीनों बराबर है, हाँ जी, तीनों बराबर है, क्योंकि तीनों आपको सर्कल का रेडियस है। तो बच्चे एक बार OA बराबर OB करो, एक रिलेशनशिप आएगा, एक बार आप OB बराबर OC करो, एक और रिलेशनशिप आएगा, और दोनों रिलेशनशिप से आप x और y निकालो। समझे? तो बच्चों इस तरह से आपका
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला यूनिट था, क्या है बताइए जल्दी। यस एवरीवन, डिस्टेंस फॉर्मूला था, और डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर आप बहुत तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। मतलब अलजबरा को अप्लाई करना है ज्योमेट्री के अंदर, और तरह तरह के कंडीशनल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर घबराएं मत कि कितना क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, ठीक है, कितना क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें, फार्मूला का एप्लीकेशन ढंग से रखें कि फार्मूला मुझे कैसे अप्लाई करना है, और आपके क्वेश्चन में गिवन क्या चीज़ें क्लियर है। यहाँ तक कर लेंगे एवरीवन? हाँ, तो एक क्लास आप यहाँ पर मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, करके आएंगे, और अगली क्लास में बच्चे हम लोग सेकंड यूनिट सेक्शन फॉर्मूला पर काम करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे ये चैप्टर आपको 11th-12th में भी पढ़ाया जाता है, और इस 11th-12th का ये बेस्ट मतलब ईयर है, 10th क्लास का बेस्ट ईयर मानो, इसलिए क्वेश्चन आप पूरा बना के आएंगे।